हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस बायोलॉजी क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। वी हैव ब्रीफली डिस्कस्ड अबाउट व्हाट द पार्ट्स आर देयर इन योर ह्यूमन respiratory system, and we have seen कि the lungs which actually have small cavity like structures or bag like structures which are called as alveoli, they are the structures which actually have store the air that you breathe in. तो जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सिर्फ उतना रेस्पिरेशन नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी होते हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म्स भी होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो लेट अस सी व्हाट दिस रेस्पिरेशन इज एंड हाउ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस, एंड एट द सेम टाइम व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आर प्रेजेंट। मतलब जब आप सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, तो कितना अमाउंट ऑफ एयर लेते हो, कितना अमाउंट ऑफ एयर छोड़ते हो, कितना अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में रहता है। तो ये सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन दिस टॉपिक। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ रेस्पिरेशन, बेसिकली इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप, इट इन्वॉल्व्स ऑल दिस स्टेप्स। ठीक है, बेसिकली 5 स्टेप्स इन्वॉल्व करता है ये। सो व्हाट आर द स्टेप्स इन रेस्पिरेशन? फर्स्ट थिंग इज ब्रीदिंग और pulmonary ventilation. So this is a very basic mechanism जहाँ पे आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। ठीक है, the taking in of oxygen and releasing out of carbon dioxide is basically called as breathing or pulmonary ventilation. The next step is diffusion of gases. तो जो ये आप सांस लेते हो, जो आपके लंग्स में जाता है, उसमें से गैसेस डिफ्यूज करते हैं इनटू द ब्लड थ्रू द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द लंग्स टू द ब्लड, और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है लंग्स में, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस बैक इनटू द लंग्स व्हिच कैन बी एक्सपायर्ड आउट। द थर्ड स्टेप इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस गैसेस। जब ये गैसेस ब्लड में आ जाते हैं, तो ये ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टू द लंग्स। तो ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जो थर्ड स्टेप होता है। वंस इट रीचेस द ब्लड द टिश्यूज, तो वहां पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। डिफ्यूजन क्या होता है कि जो ऑक्सीजन लेके आया है ब्लड, उसको वो टिश्यूज और ऑर्गन्स को डोनेट कर देगा। ठीक है, और टिश्यूज और ऑर्गन आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किए हैं, वो ब्लड को डोनेट कर देंगे। सो दिस mechanism of diffusion takes place at the tissue level between the blood and the tissue and the organs. ठीक है, once that has been done, again it will be transported back into the lungs and it will be released out, जो हमने स्टेप नंबर 2 में डिस्कस किया है। और लास्ट स्टेप जो होता है, ये जो ऑक्सीजन जाता है आपके सेल में, दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड इन ए कैटाबोलिक रिएक्शन टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही ऑक्सीजन यूज हो जाता है सेल में टू प्रोड्यूस एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज और द फूड मॉलिक्यूल्स एंड रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सो these are the steps that you will find that occurs in the process of respiration. तो सबसे पहला स्टेप होता है ब्रीदिंग। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये ब्रीदिंग होता कैसे, हाउ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस। तो बेसिकली ये 2 स्टेप्स में होता है। ब्रीदिंग हम लोग उसको 2 स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, 2 स्टेजेस में। एक होता है इंस्पिरेशन, टेकिंग इन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन। नेक्स्ट वन इज एक्सपिरेशन, releasing out of carbon dioxide laden air from the alveoli out to the atmosphere is called as expiration. And this inspiration and expiration, इनका एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने सांस लिया, हवा चला गया आपके लंग्स में और आपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। सो देयर इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म एंड दैट मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रेशर डिफरेंसेस। ठीक है, तो इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, दैट इज द इंट्रापुलमोनरी प्रेशर, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर आपके लंग्स में प्रेशर कम है, तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, बाहर से एयर आपके लंग्स में चला जाएगा, उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं। और उसका जस्ट ऑपोजिट मैकेनिज्म होता है एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन में क्या होता है, लंग्स का प्रेशर ज्यादा होता है, एयर प्रेजेंट इन द लंग्स उसका प्रेशर ज्यादा होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। एज ए रिजल्ट, लंग्स में जो हाई प्रेशर एयर है वो बाहर निकल जाएगा इनटू द एटमॉस्फेयर व्हिच इज कंपैरेटिवली लोअर प्रेशर। तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सपीरेशन। सो ये जो आप सांस लेते हो छोड़ते हो, वो बेसिकली प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। अगर आपके लंग्स में प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर ज्यादा है, तो एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू योर लंग्स आएगा। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, आपके लंग्स में प्रेशर ज्यादा है, तो लंग्स से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज एक्सपीरेशन। और इसमें बहुत हेल्प करते हैं 2 स्ट्रक्चर, एक होता है डायफ्रागम
और दूसरा होता है इंटरकोस्टल मसल्स, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. ह्यूमंस कैन जनरली ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. हमारा ब्रीदिंग रेट जो होता है 12 से 16 मिनट तक ब्रीथ कर सकते हैं. दैट विल फ्लक्चुएट. अगर आप एक्सरसाइज करते हो, डर जाते हो, बढ़ जाएगा. और अगर आप मेडिटेट कर रहे हो और योर स्लीपिंग ब्रीदिंग रेट विल कम डाउन, तो दैट विल फ्लक्चुएट, बट ऑन एन एवरेज हम इसको 12 to 16 टाइम्स पर मिनट बोलते हैं. And the volume of air that you are breathing can be calculated by this instrument called as respirometer. तो रेस्पायरोमीटर से आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना अमाउंट ऑफ एयर आपने ब्रीथ किया. So this is how the mechanism of respiration takes place. The description is there. You can go through the description. I'll directly go on to the diagram and explain you how it takes place. तो पहला जो ऊपर का डायग्राम है, दिस इज इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन में क्या होता है? तो इंस्पिरेशन के टाइम पे देखो, ये जो डायफ्रागम है व्हिच एक्चुअली सेपरेट्स द थोरैसिक एंड द एब्डोमिनल कैविटी, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. दिस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट मूव्स डाउनवर्ड्स लाइक दिस. तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये नीचे की तरफ ऐसे मूव कर जाएगा. इट विल बिकम फ्लैट, वो फ्लैटन हो जाएगा. ओके. एट द सेम टाइम आपके जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं रिब्स में, वो लोग एक्सपेंड करेंगे आउटवर्ड्स. The intercostal muscles, they will expand outwards, resulting in the increase in the pulmonary volume. तो lungs के अंदर का जो वॉल्यूम है वो सडनली बढ़ जाएगा. डायफ्रागम नीचे चला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और आपके इंटरकोस्टल मसल्स एक्सपैंड होते हैं आउटवर्ड्स. एज अ रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स विल इंक्रीज. दैट क्रिएट्स ए लो प्रेशर एरिया. तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा सडनली जब इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा. सो टू एकोमोडेट दैट, बाहर से हाई प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर से एयर वो अंदर मूव करेगा इनटू द लंग्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन. ठीक है. तो इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है? डायफ्रागम नीचे चला जाता है, इंटरकोस्टल मसल्स बाहर की तरफ एक्सपेंड करते हैं, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, और एटमॉस्फेरिक एयर जो हाई प्रेशर में है वो लंग्स में अंदर आ जाता है. देन द इंस्पिरेशन इज कंप्लीट. सिमिलरली इसका जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन होगा जब आप एक्सपीरेशन करते हो. एक्सपीरेशन के टाइम पे डायफ्रागम रिलैक्स हो जाता है और वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है. इट विल मूव बैक टू फॉर्म द आर्क स्ट्रक्चर व्हिच इट वाज ओरिजिनली हैविंग. ठीक है. एट द सेम टाइम द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिब्स विल कम डाउन. तो थोरैसिक कैविटी का साइज डिक्रीज कर जाएगा, pressure will increase within the lungs, and this volume will decrease, resulting in expelling of air outside into the atmosphere. तो जस्ट ऑपोजिट होता है. डायफ्रागम रिलैक्स कर जाता है, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, थोरैसिक कैविटी या फिर पुल्मोनरी कैविटी जो है उसका साइज स्क्वीज हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी रिड्यूस्ड, प्रेशर विल बिकम हाई, and this high pressure will result in the elimination of the air in the lungs to the atmosphere. That is called as expiration. So this is how your respiration takes place. ठीक है. ब्रीदिंग टू बी मोर स्पेसिफिक, रेस्पिरेशन तो नहीं बोल सकते. ब्रीदिंग इस तरह से होता है, इंस्पिरेशन मैकेनिज्म एंड एक्सपिरेशन मैकेनिज्म ड्यू टू द डायफ्रागम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स. ओके. सो जब हम लोग इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन करते हैं तो कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर आता है, जाता है. दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. सो आई विल फर्स्ट मेंशन व्हाट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आर, और इसको हम स्पायरोमीटर से काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने पहले भी देखा. सबसे पहला वाला है टाइडल वॉल्यूम. नाउ टाइडल वॉल्यूम इज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर दैट यू कैन ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन. तो कितना एयर आपने इंस्पायर किया या फिर एक्सपायर किया ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, वो होता है टाइडल वॉल्यूम, व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 250 ml. ठीक है. तो नॉर्मल आपने सांस लिया और नॉर्मल आपने सांस छोड़ा, तो ये जो अमाउंट है उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मली आप नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद बहुत सारा एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर कर सकते हैं. तो नॉर्मली आपने इंस्पायर किया तो 500 ml इंस्पायर किया, उसके ऊपर एडिशनल आप बहुत सारा एयर इंस्पायर कर सकते हैं. सो व्हेन यू ट्राई, अगर आप लोग इसको ट्राई करेंगे एंड यू टेक इन एयर, यू आर टेकिंग इन एयर कंप्लीटली फिलिंग ऑफ योर लंग्स, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर आपने लिया उसको बोला जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, द अमाउंट इज अराउंड 2500 to 3000 ml. दैट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सिमिलरली एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होता है.
तो आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट यू कैन एक्सपायर फोर्सफुली, तो नॉर्मल एक्सपीरेशन करने के बाद फोर्सफुली आप अपना लंग्स स्क्वीज करके जितना एयर निकाल सकते हो वो होता है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, which is around 1000 to 1100 ml. ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये आप करने के बाद, अब जब स्क्वीज कर देते हो अपने लंग्स को, सारा एयर बाहर निकाल देते हो, उसके बाद भी सम अमाउंट ऑफ एयर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रह जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, सॉरी रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ एयर है, ये एक रेसिड्यू है, the remaining amount of air in your lungs and respiratory tract even after forceful expiration। तो आप जितना भी कोशिश कर लो अपने लंग्स को कंप्लीटली स्क्वीज नहीं कर सकते, वो कंप्लीटली फ्लैट नहीं होगा कभी भी, तो थोड़ा अमाउंट ऑफ एयर जैसे भी करके रह जाएगा आपके लंग्स में, और उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, व्हिच इज 1100 to 1200 ml। Now there is another terminology called as inspiratory capacity. Inspiratory capacity is the amount of air that a person can inspire after normal expiration। आप नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आप इंस्पायर कर सकते हो उसको बोला जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। द टोटल वॉल्यूम ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, so that will include the TV, that is tidal volume, and IRV, inspiratory reserve volume। ठीक है। सिमिलर ऐसा एक और टर्म है, जैसे हमने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोला, वैसा एक और टर्म है एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। एक्सपीरेटरी कैपेसिटी मतलब दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन। आप नॉर्मली इंस्पायर करने के बाद जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आप फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो उसको बोला जाता है एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। दैट विल स्टैंड अप टू अराउंड टीवी प्लस ईआरवी, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपीरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। ठीक है। Now the next terminology or the next pulmonary volume is a functional residual capacity। Functional residual capacity is the volume of air that will remain in the lungs after normal inspiration। आप नॉर्मली सांस लेने के बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स में रह जाता है उसको बोला जाता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। दैट इज सिंपली ERV प्लस RV, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी, this is the maximum volume of air a person can breathe in after a forceful expiration। So the maximum amount of air you can breathe in after forceful expiration। forcefully आप expire करने के बाद आप अपना lung squeeze करके सारा air निकाल दो, उसके बाद फिर सांस लेना चालू करो until the maximum capacity of the lungs। after a complete forceful expiration take a complete forceful inspiration। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। दैट स्टैंड्स with ERV plus TV plus IRV, expiratory reserve volume plus tidal volume plus IRV, inspiratory reserve volume। The last term is called as total lung capacity। total lung capacity मतलब total आपका lungs कितना amount of air hold कर सकता है। So the total volume of air accommodated in the lungs is called as total lung capacity, that is RV plus ERV plus TV plus IRV, reserve volume, residual volume sorry, plus expiratory reserve volume plus tidal volume plus inspiratory reserve volume। जब इन सब को आप मिला देंगे that becomes your total lung capacity, मतलब उतना एयर आपके लंग्स में रह सकता है। ठीक है। Now that we can represent through this chart, इसको हम लोग देख सकते हैं। तो ये बेस लाइन है जब आप इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन नहीं कर रहे हो, तो दिस इज द बेस लाइन। दिस इज टाइडल वॉल्यूम, जब आप एक बार इंस्पिरेशन करते हो द अमाउंट ऑफ एयर यू आर टेकिंग इन, टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर आप लोग लेते हो वो होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। सिमिलरली नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर आप फोर्सफुली निकाल सकते हो, एक्सपायर कर सकते हो, उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आफ्टर द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब जितना आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हो उसके बाद भी थोड़ा अमाउंट ऑफ एयर बाकी रह जाता है लंग्स में, दैट इज द रेसिडुअल वॉल्यूम। अब वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर यू कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन। आप फोर्सफुली एक्सपायर किए तो आप इस पॉइंट पे पहुंच गए। सो यहां से लेके जब आप फोर्सफुली इंस्पायर करते हो टिल दिस पॉइंट, दैट इज द वाइटल कैपेसिटी व्हिच इंक्लूड्स ERV plus TV plus IRV।
इन तीनों को मिला देंगे तो आपका वाइटल कैपेसिटी बनता है। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब VC जो इतना दूर तक हमने देखा था प्लस द रेसिडुअल वॉल्यूम अमाउंट दिस वन। सो आपका लंग्स टोटल इतना एयर एकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। सो दिस कैन बी कैलकुलेटेड। आई एम लीविंग द कैलकुलेशंस टू यू स्टूडेंट्स। आप अगर चाहो तो VC कितना होता है you can put the amounts and find out, TLC कितना होता है you can put the amounts and find out, and this is how you calculate your respiratory volumes. So in the next class we'll move on with the further topics of this chapter, that is breathing and exchange of gases. Thank you everyone.